गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो निमोनिया का पेशेंट है उसके लिए कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट और जो अपना एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो अपन देखते हैं कंप्लीट, आप देख सकते हैं 20 पेज का ये हेल्थ केयर प्लान है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मतलब एनसीपी भी साथ में ले रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मेडिकेशन गिवन, कौन कौन सी अपन को मेडिकेशन देनी है वो देखेंगे। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे, कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने। फिर उन सब नर्सिंग डायग्नोसिस को आगे 1 बाय 1 कंप्लीट देखेंगे। और उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन पॉइंट, अपन को हेल्थ एजुकेशन कौन कौन सी देनी है। तो सबसे पहले अपन इसका निमोनिया के हेल्थ असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट प्रोफाइल या डेमोग्राफिक डाटा या बायोग्राफिक डाटा, पेशेंट का खुद का बायोग्राफिक डाटा लिखेंगे। उसमें सबसे पहले पेशेंट नाम, पेशेंट का नाम आप अपने अकॉर्डिंग या फिर जो आपका पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग लिख दो, जैसे मैंने लिखा है मुक्षित रेवाड़। उसके बाद में फादर्स नेम मुकेश रेवाड़, एज 7 ईयर ओल्ड, स्टूडेंट है, 7 ईयर ओल्ड है और स्टूडेंट है, सेक्स मेल, एजुकेशन थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट, रिलीजियन हिंदू, मैरिटल स्टेटस अनमेरिड, एड्रेस जाहिल नागौर, ऑक्यूपेशन स्कूल स्टूडेंट, इनकम पर मंथ, आप अब स्टूडेंट है तो इनकम पर मंथ किसकी लिखनी है, फादर्स की लिखनी है, तो अपन इनकम पर मंथ फादर्स की लिख देते हैं। उसके बाद में लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन से यूज में लेते हैं, हिंदू और लोकल लैंग्वेज, हिंदी और लोकल लैंग्वेज। डेट ऑफ एडमिशन 15 नवंबर 2024। इन पेशेंट नंबर 105, इन पेशेंट नंबर मतलब पेशेंट को स्पेसिफिक नंबर देते हैं ना हॉस्पिटल में, वो आईपी नंबर होता है। इन पेशेंट नंबर या फिर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन सा होता है तो आप लिख सकते हैं वार्ड, पीडिया वार्ड, क्योंकि जो 0 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं उनको पीडिया वार्ड में ही रखते हैं, तो इनको पीडिया वार्ड लिखेंगे। मेडिकल डायग्नोसिस, अपन ने डायग्नोस किया है कि इनको निमोनिया हुआ है मोक्षित को, तो निमोनिया। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन, प्रजेंट हेल्थ कंसर्न, इनको प्रजेंट में कौन कौन से हेल्थ कंसर्न्स आ रहे हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे इनकी चीफ कंप्लेन, चीफ कंप्लेन में क्या जाएगा, कफिंग यूजुअली विथ फेलम, कफ आएगी यूजुअली विथ फेलम। उसके बाद में फीवर, फीवर होता है अपन को पता है निमोनिया में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो फीवर होगा। नॉर्मल अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा 38.5 डिग्री सेल्सियस से 40.5 डिग्री सेल्सियस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा, यानी कि हाइपरटेंशन वगैरह की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। चेस्ट पेन, वेन ब्रीथिंग और कफिंग, क्योंकि वो क्या कर रहा है फोर्सफुली ब्रीथिंग और कफिंग ले रहा है तो चेस्ट पेन भी होगा। तो वो ये चीफ कंप्लेन बता रहे हैं, उसके पेरेंट्स बता रहे हैं, तो वो अपन ने चीफ कंप्लेन लिख दी। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ प्रजेंट इलनेस, प्रजेंट में उसको क्या क्या इलनेस है उसकी हिस्ट्री लिखते हैं। फेरेंजाइटिस और एसेज, क्योंकि बार बार फेरिंग्स में कफिंग करने की वजह से और कफ की वजह से फेरिंजाइटिस हो चुका है, तो फेरिंजाइटिस और एसेज हो जाएंगे। मेलेस हो जाएगा, मतलब वो थका थका फील करेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, डिजीज की कंडीशन में हमें पता है एपेटाइट लॉस हो जाती है तो लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो जाएगी, मेलेस हो जाएगा। चेस्ट पेन होगा, नाइट स्वेटिंग, जो ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया दोनों ही लंग्स की डिजीज है और इन दोनों में नाइट स्वेटिंग होती है, इस वजह से इनमें क्या हो जाता है, जो वाटर लॉस है ना वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब भी अपन नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं ना तो इनमें हाइड्रेशन को सबसे पहले रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इनमें नाइट स्वेटिंग होती है, इस वजह से वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है। डिस्पेनिया, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है तो डिस्पेनिया होगा। ए डिफ्यूज हेवीनेस इन दी चेस्ट, चेस्ट के अंदर हेवीनेस फील होगा। उसके बाद में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उनको पास्ट में कौन कौन सी मेडिकेशन वगैरह ले रखी थी उनको उनके बारे में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट हैज हेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इन पेशेंट को क्या था, पहले से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, सच एज कोल्ड और बीन इन कॉन्टेक्ट विथ अदर्स हु हैव लंग्स इन्फेक्शन। पेशेंट हैज नॉट बीन वैक्सीनेटेड, तो हमें पता है जो निमोनिया होता है इसके लिए वैक्सीन भी है, लेकिन पेशेंट ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, तो पेशेंट हैज नॉट वैक्सीनेटेड पर्टिकुलरली फॉर इन्फेक्शंस, जो पर्टिकुलरली इन्फेक्शन है उसके लिए वैक्सीनेटेड नहीं है। कॉज्ड बाई एच इन्फ्लुएंजा एंड बीटा परटूसिस, तो इसके लिए वैक्सीनेटेड नहीं है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पर चलते हैं, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपको क्या क्या लिखना है, फैमिली टाइप और स्ट्रक्चर, तो इनकी फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो फैमिली टाइप और स्ट्रक्चर में अपन न्यूक्लियर फैमिली लिख देंगे। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन दी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली 4 मेंबर्स। हेड मेंबर ऑफ द फैमिली मेंबर मुकेश रेवाड़ जो है उनका लिख देंगे। उसके बाद में फैमिली ट्री,
तो अपन को फीमेल के लिए तो गोल से डिनोट करते हैं और मेल के लिए ऐसे डिनोट करते हैं। फिर उनकी एज लिख देंगे और जो पेशेंट है उसको ऐसे, उसके सर्कल को ऐसे अंदर से डार्क कर देंगे क्योंकि वो पेशेंट है। उसके बाद में फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली में हेल्थ की हिस्ट्री क्या है, ऑल फैमिली मेम्बर्स आर हेल्थी एक्सेप्ट पेशेंट, पेशेंट को छोड़कर सारे फैमिली मेम्बर्स हेल्थी है। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, नो एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, सर्जरी की कोई हिस्ट्री नहीं है लेकिन निमोनिया से सफ़र कर रहा है पेशेंट। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल हिस्ट्री। अब अपन को पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लिखनी है। तो सबसे पहले डाइटरी हैबिट, डाइट क्या ले रहा है, वेजिटेरियन एंड इन्वॉल्व फ्रूट्स एंड एग्स, तो वेजिटेरियन है और फ्रूट्स और एग को इन्वॉल्व कर रहा है, यानी कि डाइट तो वेल है। स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, तो बच्चों के लिए स्लीप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो 10 से 11 आवर्स पर डे प्रॉपर स्लीप पैटर्न है। एलिमिनेशन पैटर्न नॉर्मल है। हैबिट्स इनफ रेस्ट, प्ले एंड अवॉइड स्मोकिंग एंड टोबैको, तो उनकी हैबिट्स क्या है, इनफ रेस्ट करना, बच्चों के साथ खेलना और अवॉइड करना स्मोकिंग और टोबैको को। उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हाउसिंग पैटर्न पक्का हाउस, वाटर सप्लाई प्रॉपर, वेंटिलेशन वेल वेंटिलेटेड, सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्लीन, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर। और उसके बाद में क्या है, अदर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी अवेलेबल, और उसके बाद में टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल। उसके बाद में अदर फैसिलिटी, गांव में और कौन कौन सी फैसिलिटी है, लाइक मार्केट है, यहाँ पे ओपन स्पेसेज और कम्युनिटी सेंटर अवेलेबल है। हेड मेंबर ऑफ फैमिली मुकेश रिवार्ड, मंथली इनकम, स्टूडेंट है तो अपन को इनके फादर्स की मंथली इनकम लिखनी है जो अपन लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन को क्या लिखना है, नेक्स्ट अपन को लिखना है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या लिखना है, टेम्परेचर, अपन को पता है निमोनिया के कंडीशन में फीवर होता है तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो नॉर्मल से टेम्परेचर राइज हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू लिख देंगे। नॉर्मल वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद में पल्स, पल्स भी क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, तो पल्स भी इंक्रीज होगी, 120 to 190 बीट्स पर मिनट हो रही है, और यहाँ पे अपन इसकी नॉर्मल वैल्यू लिख देंगे। फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अपन को क्या मिलेगा, कम मिलेगा, 50 बीट पर मिनट, और यहाँ पे कितना नॉर्मल लिख देंगे इधर की तरफ, सॉरी रेस्पायरेशन भी इंक्रीज हुआ मिलेगा। टेम्परेचर, पल्स और रेस्पायरेशन तीनों ही इंक्रीज हुए मिले हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर अपन को क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा निमोनिया के पेशेंट में। ये चीज़ हमेशा याद रखना, निमोनिया के पेशेंट में तीनों वैल्यूज़ इंक्रीज मिलती है लेकिन ब्लड प्रेशर क्या, डिक्रीज मिलता है। ये आपके पीडिया में जब भी अपन निमोनिया का एनसीपी अभी 4 सालों में बहुत बनाएंगे, ओबीजी में बनाएंगे, पीडिया में बनाएंगे, तो ब्लड प्रेशर क्या मिलता है, डिक्रीज मिलता है, बाकी वैल्यू इंक्रीज मिलती है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, हाइट और वेट लिख देंगे। जैसे हाइट अपन को सेंटीमीटर में लिखना है और वेट केजी में लिखना है। 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड है तो हाइट इनकी 121.7 सेंटीमीटर और वेट जो है वो 22.9 केजी। उसके बाद में हेड टू टो फिजिकल असेसमेंट करेंगे, तो बॉडी पोस्चर और अपीयरेंस कैसा है, बॉडी बिल्ट मॉडरेट, हेल्थ स्टेटस अनहेल्थी, क्योंकि पेशेंट अनहेल्थी है तभी तो आया, हाइजीन मेंटेन, नरिशमेंट माल नरिश्ड है तभी तो अनहेल्थी हुआ है, पोस्चर मॉडरेट, मेंटल स्टेटस अलर्ट, एक्टिविटी अलर्ट। उसके बाद में स्किन, तो अपन हेड टू टो असेसमेंट में सबसे पहले स्किन का असेसमेंट करेंगे। स्किन के असेसमेंट में सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में कलर देखते हैं तो ब्राइट फेयर विथ स्कार, कलर फेयर और ब्राइट है लेकिन स्कार भी है साथ में। लीजन्स, कोई लीजन्स नहीं है। हाइड्रेशन अनहाइड्रेटेड कंडीशन है, क्योंकि अपन को पता है नाइट स्वेटिंग होगा तो स्किन अनहाइड्रेटेड हो जाएगी। पाल्पेशन, पाल्पेशन में टर्गर नॉट मेंटेन, टर्गर क्या होती है, अपन की जो स्किन है उसको अपन ऐसे पिंच किया उसको छोड़ते हैं तो वापस उसको, मतलब स्किन की टर्गिडिटी कितनी है वो, तो अनहाइड्रेशन है। अनहाइड्रेशन की कंडीशन में स्किन की टर्गर मेंटेन नहीं होती। टेक्सचर, स्किन सरफेस अपीयरेंस नॉर्मल। मॉइस्चर अनमॉइस्चर्ड, टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज मिलेगा क्योंकि फीवर की कंडीशन है और हाइपरटेंशन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज मिलता है। वेस्कुलरिटी एंड इडिमा, कोई वेस्कुलरिटी और इडिमा नहीं है। ये स्किन के बारे में था। अब अपन देखते हैं इसके नेल्स के बारे में, क्योंकि हेड टू टू असेसमेंट करना है तो अपन नेल्स का देख लेते हैं। नेल्स का कलर स्लाइटली ब्लूइश, क्योंकि डिस्पीनिया हो रहा है तो स्लाइटली ब्लूइश हो जाएंगे। शेप नॉर्मल, डेविएशन नहीं। कैपिलरी रिफिल स्लाइटली इम्पेयर्ड होंगे। एंगल ऑफ नेल्स नॉर्मल शेप होंगे। इन्फेरेंस, किसी भी प्रकार का कोई भी डेविएशन या इन्फेरेंस लिखने लायक कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है तो नो हो जाएगा। अब हेड और फेस, हेड और फेस में अपन सबसे पहले आईलिड से स्टार्ट करते हैं। आईलिड से स्टार्ट करते हैं। आईलिड नॉर्मल शेप, नॉर्मल साइज और शेप जो आईलिड की है वो नॉर्मल है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। हेयर के बारे में लिखते हैं,
क्योंकि निमोनिया का पेशेंट है तो सबसे ज़्यादा अपन को पता है हेयर वगैरह इन सब में क्या होगी, सारी चीज़ें नॉर्मल ही होगी। जैसे हेयर का कलर नॉर्मल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, टेक्सचर नॉर्मल, स्काल्प कोई भी स्काल्प प्रेजेंट नहीं है, ऐसे फेस नॉर्मल। उसके बाद में आईज की बात कर लेते हैं अपन। आईज में आईब्रोज, आईलैशेज नॉर्मल होगी, आईलिड्स नॉर्मल, प्यूपिल नॉर्मल, स्क्लेरा नॉर्मल, आई मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होगा, विजन तो नॉर्मल होगा, डेविएशन किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं है। क्योंकि निमोनिया के पेशेंट में जो मेन जो चेंजेस आते हैं वो चेस्ट वगैरह में आते हैं, इन सब में कोई चेंजेस नहीं आते। तो ईयर में भी क्या हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। जैसे साइज इसकी नॉर्मल, शेप नॉर्मल, पोजीशन नॉर्मल, डिस्चार्ज एब्सेंट, हियरिंग एक्यूट ईयर पर होगा, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन मॉइस्ट और नॉर्मल रहेगी। उसके बाद में नेक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक में आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड नॉर्मल होगी, पाल्पेशन पर पाल्पेबल होगी थायराइड ग्लैंड, रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल, नोड्यूल्स नॉर्मल, जुगुलर वेन पाल्पेबल, लिम्फ नोड पाल्पेबल। उसके बाद में चेस्ट का इंस्पेक्शन करते हैं। चेस्ट में अपन इंस्पेक्शन में देखते हैं क्या क्या आएगा। तो चेस्ट में इंस्पेक्शन में क्या क्या आएगा, इंस्पेक्शन साइज नॉर्मल, शेप साइज नॉर्मल, शेप नॉर्मल, सिमेट्रिकल होगा, रिदम एबनॉर्मल, रेस्पिरेटरी रेट भी एबनॉर्मल हो जाएगी क्योंकि इस कंडीशन में यही तो सारी चीज़ें चेंज होती है। यूज ऑफ एसेसरी मसल्स का यूज प्रेजेंट होता है इसमें, मूवमेंट एबनॉर्मल, सुप्रा इंट्राकोस्टल्स मसल्स का यूज हो रहा है, रिट्रैक्शन एसेसरी मसल मतलब अपन को क्या पता चल रहा है यहाँ पे क्या डेविएशन आ रहा है, एसेसरी मसल्स के यूज का हो रहा है। उसके बाद में पाल्पेशन में जो नोड्यूल्स है वो क्या हो जाएगी, ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल, नोड्यूल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ किसी भी टाइप का नहीं है। परकर्शन में अपन को टिम्पेनी रेजोनेंस और हाइपो रेजोनेंस की जो साउंड है वो सुनाई नहीं देती, मतलब नॉर्मल है। एस्कल्टेशन में जो ब्रीथ साउंड है वो डल और इसके साथ में आप क्रैकल्स भी लिख सकते हैं। डल और क्रैकल ब्रीथ साउंड सुनाई देती है क्योंकि ऐसे रेजोनेंस से क्रैकल साउंड सुनाई देती है ना अपन को एस्कल्टेशन पर निमोनिया के पेशेंट में, तो आप यहाँ पे क्रैकल्स भी लिख सकते हैं, क्रैकल्स रेले वगैरह प्रेजेंट होंगे। नोज और साइनाइसिस, एक्सटर्नल नोज की शेप नॉर्मल, पेटेंसी इंटेक्ट, क्रस्ट डिस्चार्ज एब्सेंट, नोज से किसी भी टाइप का क्रस्ट डिस्चार्ज नहीं है। अगर क्रस्ट डिस्चार्ज है पेशेंट के, ऐसे तो नोज से भी क्रस्ट डिस्चार्ज प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि स्पूटम वगैरह तो आएगा, उसके साथ में रनी नोज भी इसमें हो सकता है। तो क्रस्ट डिस्चार्ज अगर पेशेंट में है तो आप प्रेजेंट लिख सकते हो। नेजल स्पूटम नेजल सेप्टम या डेविएशन, नेजल के सेप्टम में किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं है। साइनसिस भी नॉर्मल है, तो ये हो गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं थ्रोट और माउथ का। तो लिप्स जो है इनका कलर क्या है, स्लाइटली ब्लूइश है क्योंकि इस कंडीशन में डिस्पेनिया हो रहा है। हाइड्रेशन अनहाइड्रेटेड होंगे, डेविएशन किसी भी टाइप का नहीं है। गम्स का कलर पिंक, इन्फ्लामेटरी या ब्लीडिंग नहीं है। टीथ का कलर नॉर्मल होगा और जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होगा। टंग नॉर्मल होगी, ऑर्डर एब्सेंस और टॉन्सिल्स एब्सेंट। टीथ के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन ब्रेस्ट के बारे में लिखते हैं। इंस्पेक्शंस, ये सारी चीज़ें अपन को नॉर्मल ही लिखनी है क्योंकि इनका इतना है नहीं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लिखनी है। तो बाकी ये सारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल ही लिखना है क्योंकि इनका कोई रिलेशन नहीं है निमोनिया के पेशेंट से, बस अपन को ऐसे लिखना है। उसके बाद में क्या आ जाता है, एक्सट्रीमिटीज़ आ गई, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैक आ गई और उसके बाद में जेनाइटेलिया एंड रेक्टम आ गया। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में अपनी आती है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, क्योंकि एनसीपी बनाने के लिए सबसे पहले अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में अपन लैब टेस्ट कौन कौन सा करवाएंगे, हीमोग्लोबिन करवाएंगे, इसकी लैब वैल्यू 8.4 ग्राम से 8.4 ग्राम पर DL और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 13 से 14 ग्राम पर DL होती है। उसके बाद में टोटल WBC काउंट देख सकते हैं आप, इंक्रीज हुआ मिलेगा। न्यूट्रोफिल्स 8%। उसके बाद में आपको लिम्फोसाइट का टेस्ट लिख देना है, इओसिनोफिल का लिख देना है, मोनोसाइट का लिख देना है, प्लेटलेट काउंट का लिख देना है, RBC काउंट का लिख देना है, ब्लड यूरिया का लिख देना है, क्रिएटिनिन का लिख देना है, सोडियम का लिख देना है, पोटेशियम का लिख देना है क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है तो जो सोडियम पोटेशियम ये सारे क्या होंगे, लॉस होगा इनका। तो इन सब वैल्यू को आपको लिख देना है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मतलब अपन ने कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाए हैं, लैब टेस्ट और लैब वैल्यू, इधर नॉर्मल वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं अब मेडिकेशन गिवन।
अपन ने कौन कौन सी मेडिकेशन दी है उनके बारे में देख लेते हैं एक बार के लिए। मेडिकेशन गिवन, कौन कौन सी मेडिकेशन दी है, तो इनको अपन एक सीक्वेंस में लिखेंगे। मेडिकेशन गिवन को भी सीरियल नंबर, नेम ऑफ ड्रग, अपन ने कौन सा ड्रग दिया है, उसकी कितनी डोज दी है, किस रूट से दिया है, उसका एक्शन क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, और उसमें अपन की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो सबसे पहले अपन ने दिया एंग्यूमेथिन, डोज कितनी दी है 300 mg TDS, कौन सी रूट से, IV रूट से। इसका एक्शन क्या है, बैक्टीरियोसाइडल, साइड इफेक्ट क्या है, डायरिया, नोजिया, स्किन रैशेज, वॉमिटिंग। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, असेस फॉर एनी साइड इफेक्ट, किसी भी टाइप के साइड इफेक्ट को असेस करना। इसके साथ में आप ये भी लिख सकते हैं, मतलब पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना कि आपको कौन कितनी डोज लेनी है, कब लेनी है, ये सारा इंस्ट्रक्शन कौन देगी, नर्सेज देगी। तो इसके बारे में पेशेंट को बताना, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना, ये भी क्या है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके बाद में अपन देंगे एमिकासिन, 75 mg BD, रूट IV, एक्शन क्या होगा, इसका भी बैक्टीरियोसाइडल होगा। इसके साथ में इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ब्लैक टेरी स्टूल, ब्लडी और क्लाउडी यूरिन। ब्लैक टेरी स्टूल होगा, ब्लडी और क्लाउडी यूरिन होगा। असेस फॉर एनी साइड इफेक्ट, नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाती है, इस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना, और अगर कोई साइड इफेक्ट हो जाता है तो उसको नोटिस करना। उसके बाद में सिरप नोब्यूल प्लस, तो इसका क्या है, सिरप नोब्यूल प्लस के बारे में 4 ml देना है TDS पर ओरल देना है। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, इसके साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया। और अपन को देखना है असेस फॉर एनी साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट के लिए अपन को देखना है। उसके बाद में इप्रावेकेंट NBES 1 ml QID दिन में 4 बार देना है, पर नेजल देना है। ब्रोंकोडाइलेटर ये क्यों देते हैं, क्योंकि निमोनिया के पेशेंट में नेजल कंजक्शन हो जाता है, तो ब्रोंकोडाइलेटर के लिए ये देते हैं। तो नोज ड्राइनेस, नोज ब्लीड, सोर थ्रोट, डायरिया, हेडेक, ये इसके क्या है, साइड इफेक्ट। और इसकी नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, असेस फॉर एनी साइड इफेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मेडिकेशन अपन देंगे वेंकोमाइसिन। तो वेंकोमाइसिन में क्या लिखेंगे अपन, 200 mg BD देना है, IV देना है, एंटी इन्फेक्टिव इसका मोड ऑफ एक्शन है। और ये इसके साइड इफेक्ट ब्लैक टेरी स्टूल, ब्लीडिंग गम्स, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर, असेस फॉर एनी साइड इफेक्ट। नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये आ जाएगा। तो ये सारे क्या है, ड्रग्स है जो आपने मेडिकेशन दी है। अब अपन देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, हमें कौन कौन से डायग्नोसिस बनाने हैं और उनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस, तो कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे अपन, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज वेंटिलेशन एज एविडेंस बाय एनोक्सिया, ineffective airway clearance related to excessive secretion as evidence by difficulty in breathing, ineffective airway clearance related to pneumonia, knowledge deficit related to disease condition, its treatment and prognosis as evidence by frequent questioning। मतलब नॉलेज डेफिशिएंट है क्योंकि वे बार बार फ्रिक्वेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अपन को पता चल रहा है कि नॉलेज डेफिशिएंट है। तो अब अपन बनाते हैं इसका NCP। सबसे पहले पहला अपन ने ले लिया इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज वेंटिलेशन एज एविडेंस एनोक्सिया। तो इम्पेयर्ड गैस ही एक्सचेंज, इसके लिए सबसे पहले अपन को असेसमेंट का एक फोल्डर बना लेना है, एक नर्सिंग डायग्नोस का बना लेना है, एक प्लानिंग या इंटरवेंशन। मतलब अपन ने क्या प्लानिंग की और उसको लागू कैसे किया, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आया, फिर उसका इवेलुएशन क्या हुआ। तो असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा असेस करते हैं जो अपन को पेशेंट बताता है, या पेशेंट अगर छोटा है तो उसके रिलेटिव बताते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा के अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो गैस ये एक्सचेंज इम्पेयर्ड है, तो सब्जेक्टिव डाटा क्या है सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट मदर इज सेज दैट आवर चाइल्ड एक्सेसिव क्राइंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड पेशेंट साइनोटिक। उसके बाद में अपन ने डायग्नोस क्या बना लिया, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज वेंटिलेशन एज एविडेंस बाय एनोक्सिया। प्लानिंग या इंटरवेंशन क्या किया, टू असेस जनरल कंडीशन ऑफ चाइल्ड की जनरल कंडीशन को असेस करना है। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अपन ने उसको लागू कर चुके हैं, पास्ट में चला जाएगा। जनरल कंडीशन इज असिस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जनरल कंडीशन को अपन ऑब्जर्वेशन के लिए असिस्ट कर चुके हैं। इवेलुएशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इज मेंटेन्ड,
तो इसका आउटकम क्या मिला अपन को, इवेलुएट क्या हुआ, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल मेंटेन हो चुका है। सेकंड क्या है, सेकंड है, तो सेकंड क्या है, मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द बॉडी। वाइटल साइन आर मॉनिटर्ड, वाइटल साइन मॉनिटर हो चुके कर चुके हैं अपन। इम्प्लीमेंटेशन पास्ट में चले जाएंगे, जो भी वाइटल साइन पेशेंट क्या है वो अपन को लिख देना है। टू असेस द ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इज असिस्ट इट मीन डिक्रीज्ड। उसके बाद में टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, अपन को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है जो फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब की है वो। ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड एज प्रेस्क्राइब्ड नेजल कैन्यूला 3 लेयर। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो पहला डायग्नोसिस अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डायग्नोसिस, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रेशंस एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट मदर इज कंप्लेनिंग अबाउट एक्सेसिव कफिंग एंड सिक्रेशन। अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट हैविंग व्हीजिंग साउंड, एक्सपायरेटरी एन्यूरिज्म। तो अब नर्सिंग डायग्नोस क्या बनाएंगे, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रेशन एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इंटरवेंशन क्या आ जाएंगे, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। जनरल कंडीशन इज असेस्ड बाय एस्कल्टेशन। कफिंग एंड एक्सेसिव सिक्रेशन इज रिड्यूज। इवेलुएशन मतलब जो भी कंप्लेन लेके आए उसको अपन ने ठीक कर दी। मॉनिटर द वाइटल साइन फॉर चाइल्ड, वाइटल साइन आर मॉनिटर्ड। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू चाइल्ड, कंफर्टेबल पोजीशन इज गिवन टू चाइल्ड, मतलब प्रोवाइड करनी है, गिवन मतलब दे चुके हैं। गिव चेस्ट फिजियोथेरेपी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है। चेस्ट फिजियोथेरेपी इज गिवन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। तो ये अपना सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या है, थर्ड पर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू निमोनिया। असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट मदर सेज दैट आवर चाइल्ड इज नॉट फीलिंग वेल। तो अपन क्या ऑब्जर्व कर लेंगे, अपन ऑब्जर्व करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ऑब्जेक्टिव डाटा अपन लिखेंगे इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। तो अपन देखेंगे कि एयरवे क्लियरेंस इनइफेक्टिव है क्योंकि वहाँ पर क्रस्ट डिस्चार्ज वगैरह है वहाँ पे। आई ऑब्जर्व दैट क्रस्ट एंड डिस्चार्ज आर प्रेजेंट इन अपर, मतलब नेजल पार्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो वो अपन ने ऑब्जर्व किया। नर्सिंग डायग्नोसिस, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू निमोनिया। असेस द पेशेंट कंडीशन, असिस्ट द पेशेंट कंडीशन मतलब असिस्ट कर चुके। इवेलुएशन आफ्टर 3 to 4 hours ऑफ nursing intervention the patient respiration cell have improved. Monitor and record vital sign, vital sign are monitored and record. Evaluate the head end of the child, head end are elevated. Give the chest physiotherapy as prescribed by doctor, chest physiotherapy is given as prescribed by doctor. उसके बाद में अपन चलते हैं 4th नंबर पे, knowledge about related to disease condition, its treatment and prognosis as evidence by frequent question। तो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी वजह से अपन को पता चल रहा है कि वो नॉलेज डेफिशिएंट है। सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट मदर इज आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग चाइल्ड्स कंडीशन, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस। तो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं तब अपन को पता चल रहा है। तो अपन डायग्नोस क्या करेंगे, नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू कंडीशन, इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस एज एविडेंस बाय फ्रिक्वेंट क्वेश्चनिंग। तो असेस द नॉलेज लेवल ऑफ मदर, इट हेल्प टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग डिजीज, चाइल्ड्स मदर हैव एडिक्वेट नॉलेज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। इवेलुएशन मतलब अपन ने अब उनको एडिक्वेट नॉलेज प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेट द मदर्स रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस कंडीशन, इट हेल्प टू मदर एंजाइटी रिलीव, एंजाइटी को रिलीव करने में हेल्प करेगी। टू एनकोरेज द मदर टू आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग डिजीज, मदर को एनकोरेज करेंगे कि डिजीज के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछो। टू इनहेंस एंड प्रमोट द नॉलेज टू द मदर्स। तो ये अपना क्या, नॉलेज से रिलेटेड, नॉलेज डेफिशिएंसी से रिलेटेड डायग्नोस हो गया। तो अपने डायग्नोसिस कंप्लीट हुए, लास्ट में अपन को क्या, हेल्थ एजुकेशन दे देनी है पेशेंट को। तो निमोनिया के रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन क्या होगी, हेल्थ एजुकेशन, हाइड्रेटेड रहना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लाइक फ्रूट्स जूस वगैरह पी सकते हैं, ईट वेल, अच्छा खाना खाओ, रेस्ट करो, अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करो, टेक मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन डॉक्टर्स या फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब की उनको रेगुलरली लो, यूज है ह्यूमिडिफायर का यूज करना है, कफ, कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर्स, और आपके डॉक्टर से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है या फिर फॉलोअप के लिए डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना है। तो ये अपन ने
कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोसिस जो हेल्थ असेसमेंट और एनसीपी दोनों निमोनिया के पेशेंट के लिए कंप्लीट बना लिया। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करना आपको गैस्ट्राइटिस पे, अगर गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर पे चाहिए तो। थैंक यू।